जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह परीक्षा 247 परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल क्लास में देखा आपने, हमने ब्लड कंप्लीट किया है ना। ब्लड के बारे में सारे क्वेश्चंस हमने बताए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, ठीक है। हीमोग्लोबिन कराया और ब्लड ग्रुप कराया, ठीक है ना। तो सारा ब्लड का सारा टॉपिक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम नया टॉपिक चलाएंगे जिसका नाम है श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो श्वसन तंत्र से आज चर्चा करेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में। आखिर है क्या श्वसन तंत्र? श्वसन का मतलब क्या है? श्वसन का मतलब सांस बाहर लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यही है ना। लेकिन श्वसन तंत्र में क्या है कि जो हम सांस ले रहे हैं अंदर, उसके साथ कौन कौन सी गैसेज अंदर जा रही हैं, उनका बॉडी में जाके किस तरह पूरी बॉडी में फैलना है, या ये कह सकते हैं कि जो हमारी सांस के साथ गैसेज जा रही हैं, जैसे अमूमन 3 इंपॉर्टेंट गैसेज जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। वायुमंडल में ये तीनों ज़्यादा मात्रा में है, तो यही जाती है हमारे साथ में, जिसमें से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए थोड़ी लाभदायक नहीं होती, और नाइट्रोजन का कोई विशेष यूज है नहीं शरीर में, ठीक है ना। तो ये सारी गैसेज जाके अंदर किस तरह एब्जॉर्ब बॉडी में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन कैसे पूरे शरीर में पहुंचती है, किस तरह क्रियाएं होती हैं सारी, तो ये सारी प्रक्रिया हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। तो क्या है श्वसन तंत्र? टॉपिक का नाम है हमारा श्वसन तंत्र, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है ना, हमने टाल दिया। श्वसन तंत्र का मतलब क्या है कि अगर कोई शरीर है, कोई बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? उसके लिए ऊर्जा आवश्यक है, ठीक है ना। बॉडी अगर हमारी ठीक तरह से काम कर रही है, मतलब हम कुछ काम कर पा रहे हैं, तो किसकी वजह से? ऊर्जा की वजह से। और ऊर्जा हमारी कैसे उत्पन्न होती है? सबसे पहले तो मैं जब सेल पढ़ रहा था, मैंने बताया था कि हमारे ऊर्जा का जो निर्माण होता है या ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में, तो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वहीं से हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा वितरित होती है, ठीक है ना। तो हमारे किसी भी शरीर को चलने के लिए हमारे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझो ये कोई सेल है हमारा, ठीक है ना। ये सेल है, इसमें क्या है तत्व? ये मानो सेल है, इसमें क्या तत्व है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब पावर यहीं से जनरेट होती है, यहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर ये सेल है, यही तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें पावर तब तक जनरेट नहीं होगी, यानी एटीपी का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक इसमें 2 चीज नहीं जाएंगी, एक तो ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। जब तक ये दोनों चीजें नहीं जाएंगी तब तक किसी शरीर में, बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। और यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन किस में होता है? एटीपी के रूप में। ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर। अब जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि ग्लूकोज किस तरह पूरे शरीर में, मतलब ग्लूकोज किस तरह पूरे शरीर में पहुंचता है। जैसे अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज रक्त के साथ मिलकर, ब्लड के साथ मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है। बात हो गई थी हमारी इस बात पर। तो ये ब्लड के साथ मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है ना। कौन सा? ग्लूकोज। लेकिन ऑक्सीजन रह गया है ना, तो आज हम ऑक्सीजन को पूरे शरीर के भागों तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन को क्या करेंगे? शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन को क्या करेंगे? प्रत्येक अंग तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां से इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा क्या है? परिभाषा देख लेते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो ऊर्जा का यानी जो शरीर में हमारे जाएगी, तो 2 तरह की क्रिया होती हैं। एक तो ऑक्सीजन के साथ होती है, ठीक है ना, एक क्रिया ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन के बिना, ठीक है ना। अब ये समझो,
ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्रियाएं होती हैं शरीर में। जब हमारे में शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाता है तब एक क्रिया होती है, या शरीर के किसी अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तब एक दूसरी क्रिया होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों के कारण जो हमारा ग्लूकोज, ठीक है ना, जो हमारा ग्लूकोज, इनके कारण जो हमारा ग्लूकोज का परिवर्तन किस में हो जाता है, ऊर्जा में, ठीक है ना। अगर डेफिनेशन को समझते एक बार कि ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के बिना जो हमारा ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की क्रिया के साथ या ऑक्सीजन के बिना जो हमारा ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहां दो तरह की क्रिया होती हैं, ठीक है ना, दो तरह की क्रिया होती हैं। दो तरह की क्रिया होती है हमारी, कौन कौन सी। अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो इसे ऑक्सीश्वसन कहेंगे, है ना, ऑक्सीश्वसन। ये किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन की बिना क्रिया होगी तो इसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन के बिना क्रिया होगी, ठीक है। ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दो क्रिया होती है, एक होती है ऑक्सीजन के साथ, एक होती है ऑक्सीजन के बिना। तो यहां से हम चित्र से बना लेते हैं, देखो। अब यहां से क्या है, ये श्वसन दो तरीके से होता है हमारा, इसे भी हम खत्म कर देंगे ना फिर। ये क्रिया दो तरह से होती है ना, दो तरह से होती है। दो तरह से होती है, एक तो होता है अनऑक्सीश्वसन, है ना, अनऑक्सीश्वसन, और दूसरा होता है हमारा ऑक्सीश्वसन। दूसरा क्या है, ऑक्सीश्वसन, ठीक है ना। अब इसे देखते हैं, अनऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन सबसे पहले यही है कि क्रिया संपन्न कहाँ पर होती है ना, अनऑक्सीश्वसन। या एक बात यहाँ से देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँच पाए, है ना। सोचो, हमारी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँचाए। अगर ऑक्सीजन ना पहुँच पाएगा तो वहाँ क्रिया संपन्न हो जाएगी, या मतलब वो अंग हमारा चल पाएगा या कार्य कर पाएगा, नहीं ना। लेकिन फिर भी सेल की जो भीतरी कोशिकाएं होती हैं वो उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, और ये बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी है, ये कहाँ पर होती है क्रिया, ये क्रिया संपन्न होती है हमारी कोशिका द्रव, ठीक है ना। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है, ठीक है ना, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। दूसरा क्या है, ये ऑक्सीजन के बिना होती है, ऑक्सीजन के बिना, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तीसरा यहाँ से ये है कि यहाँ से दो अम्लों का निर्माण होता है ना, कुछ निर्माण होता है, कौन कौन से का मैं लिख देता हूँ। एक निर्माण होता है हमारा एथिल एल्कोहल का, है ना, एक निर्माण होता है यहाँ से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, और दूसरा निर्माण होता है एक लैक्टिक अम्ल का, किसका, लैक्टिक अम्ल का। एक एथिल एल्कोहल का और लैक्टिक अम्ल का दो का निर्माण होता है, और ये बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। देखो, आपने देखा होगा लैक्टिक अम्ल जब हमारी हड्डियों में जमा हो जाता है तो हमें अस्थायी पेन हो जाता है। जैसे शाम को हम थक जाते हैं आके, जैसे हम पूरे दिन काम करते हैं, तो वहाँ हम काम करने के बाद आके थक जाते हैं शाम को, तो वो थकान किस कारण से होती है, हमारी हड्डियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, ठीक है ना। अब इस जमाव को दूर कैसे किया जाता है, या तो हम आराम करते हैं तो स्वतः ही ये ठीक हो जाता है, या बाबा रामदेव को देखा होगा आपने, वो जब इस तरह की क्रिया होती है तो वो कहते हैं कि तेज तेज सांस लो, ऊंचे लंबे सांस लो,
है ना। लंबे सांस लेंगे इसका मतलब क्या होगा, लंबे सांस लेंगे तो इन तक हमारी ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो हमारा लैक्टिक अम्ल स्वतः ही खत्म हो जाएगा और हमारा दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कपालभाति करना, ये सारे बाबा रामदेव जी ने हमें सब सिखा रखा है ना। तो वहां से ये लैक्टिक अम्ल 2 तरह का निर्माण होता है। एक क्या है, एक मतलब 2 तरह का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। 2 तरह के अम्लों का निर्माण होता है, और इसमें एक है, ये मनुष्य में बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब मनुष्य में अल्प मात्रा में होती है, मनुष्य में अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा में मतलब शरीर में ऐसी ज़्यादा जगह नहीं है जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन ना पहुँच पाती हो, सेल के अंदर तक ऑक्सीजन पहुँच जाती है, लेकिन सेल में भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जहाँ तक हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो मनुष्य में अल्प मात्रा में होती है, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से किस तरह सवाल आता है। और देखते हैं यहाँ से किस तरह सवाल आता है। और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, अगर यहाँ से अनाक्षी श्वसन से ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है, ठीक है ना, कितने 56 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न होती है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे, ऑक्सी श्वसन से। कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। और एक है इसमें, ये किस में संपन्न होती है क्रिया, अगर मैं एक उदाहरण दूं तो ये अंकुरित बीजों में होती है ना, अंकुरित बीजों में। ये अनाक्षी श्वसन की क्रिया अंकुरित बीजों में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अनाक्षी श्वसन क्रिया अंकुरित बीजों में ज़्यादा होती है। तो ये हमारा अनाक्षी श्वसन हो गया। अनाक्षी श्वसन से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है, ठीक है। इसमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 56 किलो कैलोरी। इसमें निर्माण किसका होता है, अल्प मात्रा में एथिल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है ना। और यह किस में, अगर पूछा है किस में संपन्न होती है, तो अंकुरित बीजों में ज्यादातर संपर्क होती है, ठीक है ना। तो इतने सारे अनाक्षी श्वसन से हो गए। अब हम देखते हैं ऑक्सी श्वसन, ठीक है ना। अब ऑक्सी श्वसन देखते हैं, ऑक्सी श्वसन क्या है। ऑक्सी श्वसन है हमारा, ऑक्सी श्वसन है, सबसे पहले तो ये क्रिया संपन्न किस में होती है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया बनेगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो निर्माण होगा हमारा ग्लूकोज का, है ना। ये ग्लूकोज का ऊर्जा का निर्माण होगा, तो ये किस में होगी, ये ऑक्सीजन के साथ संपन्न होगी, ठीक है ना। क्रिया सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगी, ठीक है ना। दूसरा इसमें ये है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगी। दूसरा क्या है, सब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगी। और दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्रिया किस में संपन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहीं में संपन्न। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं संपन्न, ठीक है ना, होगी। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं अनाक्षी श्वसन की, तो वो कहाँ संपन्न होती थी, कोशिका द्रव में, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है, C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करकर, ठीक है ना, ये हमारा जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है ना, जल बनाता है। और जल के साथ 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है ना, उत्पन्न करता है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सी श्वसन के बारे में हो गई। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अब वहीं उसमें 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। अब हम यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ा सा, है ना। और देखो अब मैं एक चार्ट लाया हूं आपके लिए, ये वाला, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से समझते हैं, ये नेसल कैविटी हो गई, ठीक है ना, ये नेसल कैविटी हो गई। और ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया लेरिंग्स, ये होगा ट्रैकिया, है ना। तो और ये हो गया एल्वुलाई। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ से अब पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे
अगर सांस के साथ हमारे साथ सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारी सांस के साथ कौन कौन सी गैसेज जाती हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे वायुमंडल सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, N2 यानी नाइट्रोजन, कितने परसेंट है, ये 78%, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन हो गई, ये कितने परसेंट है, ये 21% है लगभग। फिर हमारे आर्गन होता है, लेकिन यहाँ उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगला होता है CO2, ये कितना है 0.03%, ठीक है ना। ये हमारे वायुमंडल में गैसों की संख्याओं का वो हो गया वितरण, ठीक है। इस तरह गैसों की संख्या होती है। अब अगर यहाँ से देखो, हमारे इनहेल करते हैं जब हम, है ना, जब हम गैसों को इनहेल करते हैं तो पूरी 78% अंदर लेते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा 21% अंदर लेते हैं, और ये पूरा 0.03% अंदर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये देखो, अगर हम एक्सहेल करते हैं यहाँ से, यानी इस गैसों को बाहर निकालते हैं, या ये समझो जब सांस लेते हैं तो ये सारी गैसें अंदर जाती हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कौन कौन सी गैस बाहर निकलती है और कितने रेशों में निकलती है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन का अंदर बिल्कुल कोई काम नहीं है, ये पूरी की पूरी हमारी वापस आ जाती है, 78% वापस वायुमंडल में आ जाती है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये कितने परसेंट वापस आ जाती है, 17% वापस आ जाती है, बताऊंगा इसका भी, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 4% वापस आ जाती है। इसका मतलब इस चार्ट से हमें ये पता चल गया कि जब हम वायुमंडल में सारी गैसों को इनहेल करते हैं तो ये परसेंट के साथ लेते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो ये परसेंट आता है। अब देखो यहाँ से एक चीज देखो, है ना, यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ हमने 21% अंदर ली थी और 17% वापस कर दी। इसका मतलब केवल और केवल 4% ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के कार्य में यूज होती है, ठीक है ना। हमारे शरीर के लिए केवल 4% ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये सारी 17% निकल जाता है। फिल्मों में देखा होगा आपने या सुना होगा कि जब किसी को, मतलब जब कोई बेहोश हो जाता है या सांस नहीं आता तो क्या करते हैं, उसके सीने को दबाते हैं, बार बार पंप करते हैं, ठीक है। और दूसरा, उसको मुंह से सांस देते हैं। मुंह से सांस इसलिए देते हैं क्योंकि जब मुंह से सांस निकलता है तो उसमें 17% ऑक्सीजन निकलती है ना। 17% ऑक्सीजन निकलती है, क्योंकि वो तो बेहोश पड़ा है, उसे तो ज़्यादा वो है नहीं, ऑक्सीजन इतनी जा नहीं पाती उसके मुंह में, तो कम से कम 17% ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है। जब अंदर चली जाती है तो उसके अंग थोड़ा काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मुंह से सांस देते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि देखो 0.03% तो अंदर लिया था, लेकिन निकाल रहा है 4%, ये कैसे पॉसिबल हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे पॉसिबल हो गया कि शरीर के जो आंतरिक अंग है ना, वो क्रिया करने के बाद कुछ ऑक्सीजन निकालते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि हमारा शरीर ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो छोड़ता है मतलब अंदर क्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो लिया तो हमने 0.03% और निकाल दिया 4%, तो अंदर की जो क्रियाओं के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो हमारी इसके द्वारा निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। अब अंदर ले लिया तो अंदर समझो क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले ये क्या है हमारे, ये है नॉस्ट्रिल, है ना, इसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब ये नाक वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं हम, नॉस्ट्रिल, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, मैं एक एक करके लिखता हूं। इसे बोलते हैं हम नॉस्ट्रिल, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम नॉस्ट्रिल। सबसे पहले सांस नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर जाता है या नेसल कैविटी के द्वारा अंदर जाता है, इसे नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है ना। नॉस्ट्रिल क्या काम करता है, नॉस्ट्रिल का काम क्या है, नॉस्ट्रिल का काम क्या है, या इसे हिंदी में बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं, नासा गुहा, हिंदी में भी लिख लो नासा गुहा। नॉस्ट्रिल का काम क्या है, ये प्रतिदिन 500 ग्राम, है ना, यानी आधा किलो म्यूकस का स्त्रावण करते हैं। म्यूकस, है ना, और लिख देता हूं मैं अच्छे से, म्यूकस का स्त्रावण करते हैं, म्यूकस का स्त्रावण करते हैं। अब ये म्यूकस क्या है, म्यूकस है ना एक तरल पदार्थ है जो हमारी नाक के अंदर आता रहता है। अब इस म्यूकस का, अब इस तरल पदार्थ का क्या काम है, मानो सपोज करो धूल में हम जा रहे हैं, ठीक है ना, धूल से हम गुजर रहे हैं तो हमारी नाक के द्वारा धूल अंदर जाएगा, तो ये क्या है, ये तरल पदार्थ है। मैं इसे लिख देता हूं, म्यूकस क्या है, ये एक तरल पदार्थ है, ठीक है ना। ये एक तरल पदार्थ है जो हमारे नाक के चारों ओर जमा रहता है, जिसे गीला करके रखता है। तो मैं बता रहा था
मैं बता रहा था कि जब हम धूल से जा रहे होते हैं तो हमारी नाक के द्वारा धूल अंदर चली जाती है, लेकिन वो क्या, ये म्यूकस क्या करता है, ये तरल पदार्थ क्या करता है, उस धूल कण को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सपोज करो पानी रख दिया हमने, अगर पानी में हम अगर मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी पानी में बैठ जाएगी, तो इसी तरह ये म्यूकस इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हो गया हमारा, अगर हम नंबर 1 डाल दें इसे, तो श्वसन तंत्र का पहला पार्ट हो गया हमारा नोस्ट्रिल नासा गुहा, ठीक है। पहला पार्ट क्या हो गया, नोस्ट्रिल नासा गुहा। ये काम क्या करता है, 500 मतलब ये 500 ग्राम म्यूकस रोज स्त्रावण करता है, और जो म्यूकस क्या है, तरल पदार्थ है, जो क्या है, ये जो हमारे वो है मतलब जो धूल कण है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है ना। धूल कणों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, धूल कणों को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर धूल कणों को क्या है, अवशोषित करता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला, ये क्या हो गया, नोस्ट्रल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये फेरिंग्स, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये फेरिंग्स, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स, है ना, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर फेरिंग्स। अब फेरिंग्स का काम क्या है, फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स का काम क्या है, इसके ऊपर है ना, देखो जैसे ये फेरिंग्स है हमारा, ये वाला फेरिंग्स हो गया, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर एक बाल्ब लगा होता है ना। फेरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स के ऊपर एक बाल्ब लगा होता है, ऊपर बाल्ब होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, बाल्ब होता है, और इस बाल्ब को कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ऐसे ही पूछा जाएगा ना, एपिग्लोटिस वाल्व होता है, ठीक है ना। इस फेरिंग्स के ऊपर, इस फेरिंग्स के ऊपर यहाँ पर एपिग्लोटिस वाल्व होता है। उसका क्या काम है, जो हमारी श्वास नली और भोज्य पदार्थ वाली नली है, ये उनको जोड़ के रखता है। मैं देखो बनाने की कोशिश करता हूँ, ये श्वास नली हो गई यहाँ से, और ये हो गया हमारा भोज्य पदार्थ वाली नली, तो ये होता है फेरिंग्स, है ना। ये इन्हें देखो, ये जो फेरिंग्स है ये तो ये हो गया, और इसके अंदर जो एपिग्लोटिस वाल्व है ये इस तरह होता है, इनके दोनों में, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, मानो हमें सांस की जरूरत है तो सांस ले ली, अंदर चली गई, तो ये वाल्व क्या है, ए जो हमारी भोज पाइप है या खाद्य पदार्थ वाली पाइप है उसे बंद कर देता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, एपिग्लोटिस वाल्व का काम क्या है, जैसे अगर भोज्य पदार्थ वाली और सांस नाल वाली जो दोनों पाइप हैं, उनमें जो भी चीज खाएंगे उससे दूसरी चीज को ये बंद कर देता है। ऐसा वाल्व है कि ताकि उसमें भोजन दूसरी ना जा पाए। जैसे भोजन है तो भोजन वाली पाइप में जाए, अगर श्वास लेना है तो श्वास वाली पाइप में जाए। तो एपिग्लोटिस काम क्या है, ये दोनों को अपनी सही जगह पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के ऊपर क्या होता है, एपिग्लोटिस वाल्व, जो हमारे भोज पाइप और श्वास पाइप को अलग अलग करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा क्या होगा, यहां से तीसरा है हमारा लैरिंग्स, है ना। तीसरा क्या है, लैरिंग्स। तीसरा है लैरिंग्स, ठीक है ना। लैरिंग्स का क्या काम है, देखो लैरिंग्स का इसे बोलते हैं हिंदी में, चलो हिंदी नहीं, ये इसी तरह नाम से पूछे जाते हैं। दरअसल ये जो है ये फेरिंग्स लैरिंग्स ये इसी नाम से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनमें ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी की ज़्यादा वो नहीं है। लैरिंग्स क्या है, देखो लैरिंग्स होता है, यहाँ पर है लैरिंग्स है हमारा कंठ द्वार, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, कंठ द्वार, ठीक है ना। या अगर हिंदी में बोले तो कंठ द्वार बोल सकते हैं। ये जो कंठ द्वार है ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। और इसका काम क्या है, ये स्वर को मतलब जो हमारी आवाज निकल रही है वो इसी के द्वारा निकल रही है, ठीक है ना। जो स्वर निकलते हैं इसी के द्वारा निकलते हैं, स्वर का निकलना, है ना। जो हमारे स्वर हैं, स्वर का निकलना, या समझ लो हम जो बोलते हैं स्वर का निकलना इसी के कारण होता है। किसके कारण, लैरिंग्स के कारण, ठीक है ना। फिर आगे है हमारा चौथा है
फोर्थ है हमारा, चौथा है हमारा ट्रैकिया, ठीक है ना, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को बोलते हैं श्वासनाल, ठीक है ना। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम? श्वासनाल, ठीक है ना। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? श्वासनाल। तो यहाँ से हमने देखा कि नोस्ट्रिल में से सांस अंदर जाती है, फिर फेरिंग्स से होकर, फिर लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया के अंदर होकर ये कहाँ पहुँच जाती है? ये हमारी इनमें पहुँच जाती है ना, फेफड़ों में। ये एक जोड़ी फेफड़े में पहुँच जाती है और फिर यहाँ से क्या होता है, फिर आगे देखते हैं। ये फेफड़े में पहुँच जाती है। अब क्या होता है यहाँ से? ठीक है, यहाँ से क्या होता है? ये फेफड़ों के अंदर पहुँच जाती है। अब क्या होता है? मानो इस ये जो फेफड़ा है, ये एक जोड़ी जो फेफड़ा है ये वाला, अगर मैं इसको दिखाऊं ये वाला, तो इसमें अब यहाँ डाल लो, फेफड़े पढ़ लेते हैं ना। ये कौन सा हो गया? चौथा या पांचवा, चलो जो भी हो डाल लेना। ये हो गया फेफड़ा, ठीक है ना। यह लाल कलर का होता है, जैसा दिख रहा है ना, लाल रंग का होता है। फेफड़ा कैसा होता है? लाल रंग का, ठीक है ना। और इसमें एक बात ध्यान रखना, जो दायां है उसमें 3 श्वास नली होती हैं और बाएं में 2 श्वास नली होती हैं। यानी अगर मैं दाएं तरफ की बात करूं तो 3 श्वास नली होती हैं, दाएं तरफ की बात करूं तो कितनी श्वास नली होती हैं? 3 श्वास नली, ठीक है ना। या ये श्वसनी लिखना है ना, श्वसनी लिखना, श्वसनी है ना, 3 श्वसनी है। और बाएं तरफ हमारी 2 श्वसनी है, ठीक है ना। दाएं तरफ इधर तो 3 श्वसनी है हमारी और इधर 2 श्वसनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें जो फेफड़ों में हमारे में बहुत सारी कोशिका पाई जाती हैं, है ना, कम से कम 3 लाख कोशिका पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? कूपिकाएं। जिसे क्या बोलते हैं? कूपिकाएं या फिर एल्वुली, है ना, एल्वुलाई, ठीक है। कूपिकाएं या एल्वुलाई कहते हैं। ये इनकी संख्या कितनी है एल्वुलाई की? 30 करोड़ से, है ना, 300 करोड़ तक। इनकी संख्या कितनी है? 30 करोड़ से 300 करोड़ संख्या है किसकी? जो हमारी कूपिकाएं हैं, ठीक है ना। कौन सी? जो ये छोटी छोटी कूपिकाएं हैं, ये कितनी है? 30 से 300 करोड़ तक कूपिकाएं हैं, ठीक है। अगला क्या है? इसे कूपिकाओं को हम वायु कोष्ठ भी बोल सकते हैं। इन कूपिकाओं को हम वायु कोष्ठ भी बोल सकते हैं। मैं कोष्ठक में लिख देता हूं, है ना, वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोल सकते हैं हम? वायु कोष्ठ भी बोल सकते हैं कूपिकाओं को। इंग्लिश में एल्वुली को बोलते हैं। तो एल्वुली की संख्या कितनी है? इतनी सारी। अब हमारी बात चल रही थी कि ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचना है और उसे सारे विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचना है, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं, देखो यहां से ठीक है, ठीक है ना। देखो अगर ये हमने एक कूपिका बाहर निकाल ली, सपोज करो हमने एक कूपिका क्या किया, एक कूपिका क्या किया, बाहर निकाल ली। इस तरह की एक कूपिका मैंने बाहर निकाल ली, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कूपिका जब बाहर निकाल ली तो इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन भरा हुआ है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों का क्या होता है यहाँ पर? विनिमय होता है। इन दोनों को क्या होता है यहाँ पर? विनिमय होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या होता है यहाँ पर? विनिमय होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ से ऑक्सीजन किसके साथ, देखो ये इसमें ब्लड के साथ निकल के, ये ब्लड के साथ मिलके, ये ब्लड के साथ मिलके कहाँ पहुँच जाती है? हमारी सेल में पहुँच जाती है, ठीक है ना। ये ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कहाँ पहुँच जाती हैं? ब्लड में। इसमें क्या है, ये ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ पर पहुँच जाती है? ये सेल में हमारी पहुँच जाती है। इसके द्वारा ये कहाँ पर पहुँच जाती है? सेल में। जैसे मैंने कल भी बात की थी, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार ये इनका CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है और ये इसके द्वारा ब्लड के RBC हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये कहाँ पहुंच जाती है, सेल में पहुंच जाती है। तो इसका कैसे पहुंच गया, ये कहाँ पहुंच गई, सेल में, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये सेल में पहुंच गई, तो इसके द्वारा हमारा क्या है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, इसके द्वारा ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच गई, हमारी सेल तक पहुंच गई। अब अगला है हमारा दो तरह, है ना, दो तरह से ये जो ऑक्सीजन जब हमारी ये सेल में पहुंच गई तो सेल में दो तरह की क्रिया होती है ना। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। सेल में दो तरह की क्रिया होती है हमारी, एक तो दो तरह के चक्र होते हैं, है ना। जब O2 हमारा सेल में पहुंच जाता है तो यहाँ दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र, है ना, ये है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र। और दूसरा है हमारा क्रेब्स चक्र, ठीक है ना। अगर ग्लाइकोलाइसिस चक्र की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे EMP पाथवे कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, EMP पाथवे। यानी 3 वैज्ञानिक थे EMP नाम के, जिन्होंने हमारे ग्लाइकोलाइसिस चक्र की खोज की थी, ठीक है ना। तो ये क्रिया किसकी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है क्रिया, ठीक है ना। ये क्रिया ग्लाइकोलाइसिस चक्र किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और संपन्न कहाँ पर होती है, ये कोशिका द्रव में संपन्न होती है, ठीक है ना, कोशिका द्रव में। क्योंकि ये जब सेल में पहुंच गया ना ऑक्सीजन, तो सेल में कहाँ होगी, कोशिका द्रव में ये क्रिया संपन्न होगी, ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गए यहाँ से। और हम पॉइंट देखते हैं यहाँ से, इसके द्वारा वही 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 56 किलो कैलोरी। अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें 2 पायरोबिक अम्ल बनते हैं, पायरोबिक, इसमें क्या है, 2 पायरोबिक एसिड बनते हैं, ठीक है ना। और इसमें 4 ATP का निर्माण होता है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में क्या है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है और 2 पायरोबिक एसिड बनते हैं, जिसमें 4 ATP ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। 4 ATP ऊर्जा से क्या है, 2 ATP ऊर्जा तो, ठीक है ना, 2 ATP ऊर्जा ये और 2 ATP ऊर्जा ये, ठीक है ना। जो 2 ATP ऊर्जा है यह तो इस क्रिया को संपन्न करने में नष्ट हो जाती है। 2 ATP जो है ऊर्जा, जो इस क्रिया को पूरी को संपन्न करने में ही नष्ट हो जाती है। यहां से ये पूछता है कि कितने ATP शुद्ध ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो शुद्ध ATP कितना प्राप्त होती है, 2, है ना, शुद्ध ATP 2, ठीक है ना। तो शुद्ध ATP कितने ऊर्जा प्राप्त होती है, 2, ठीक है ना। ये यहां से हो गया हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र। अब यहां से हम क्रेब्स चक्र देखते हैं ना। क्रेब्स चक्र क्या है, क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी, हेंस चक्र ने, है ना, हेंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी, हेंस क्रेब्स ने, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी, हेंस क्रेब्स ने खोजा था ये क्रेब्स चक्र, ठीक है ना। दूसरा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि ये किस में संपन्न होती है, तो ये किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। ये किस में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगला पूछा जाता है कि ये जो है ना, यहाँ कितने ऊर्जा होती है, तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है ना, 686 किलो कैलोरी। अगला ये है कि देखो ये जो 2 पायरोबिक अम्ल बने थे हमारे, ये पायरोबिक अम्ल ये कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे क्रेब्स चक्र में पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। ये जो 2 पायरोबिक अम्ल बने थे वो कहाँ पहुँच जाते हैं, क्रेब्स चक्र में। तो कहाँ, इसमें 2 पायरोबिक अम्ल बन गए, ठीक है ना, पहुँच गए, मतलब इसमें 2 पायरोबिक एसिड पहुँच गए। अच्छा, 2 पायरोबिक एसिड पहुँच गए। अब यहाँ से देखते हैं, इसे हटा दूंगा, ठीक है ना। 2 पायरोबिक अम्ल बन गए हमारे,
ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से 2 पायरुविक अम्ल बन गए हमारे। अब ये 2 पायरुविक अम्ल से क्या है, ध्यान रखना, 1 पायरुविक अम्ल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं। 2 पायरुविक अम्ल 18 एटीपी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। 2 पायरुविक मतलब 1 पायरुविक अम्ल 18 एटीपी का निर्माण करता है, और दूसरा पायरुविक अम्ल वो भी कितना करेगा, 18 एटीपी का निर्माण। तो 18 एटीपी का निर्माण ये हो गया। तो दोनों मिलकर 2 पायरुविक अम्ल कितने का निर्माण करते हैं, 36 एटीपी का। 2 पायरुविक 36 एटीपी का, ठीक है ना। अब यहां से सवाल पूछे जाता है कि ध्यान रखना, अभी जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र था उसमें क्या बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र में शुद्ध 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। वहीं क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग पूछा है कि क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी का निर्माण होता है, 36 एटीपी का, है ना। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र में 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि 1 ग्राम अणु से, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज से, ठीक है ना, या ऐसा कह सकते हैं कि ग्लूकोज के 1 अणु से, है ना, ग्लूकोज के 1 अणु से, या मैं लिख ही देता हूँ पूरा, है ना, ग्लूकोज के 1 अणु से, ठीक है ना, ग्लूकोज के 1 अणु से 38 एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्माण होता है, ठीक है ना। तो क्या है, अगर ग्लूकोज का 1 अणु है तो कितने एटीपी बनेगी, 38 एटीपी। ग्लूकोज के 1 अणु से कितने एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का, ठीक है ना। अब एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। दूसरा है, यहाँ से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं और 4 एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 एटीपी तो इसकी क्रिया को संचालन करने में ही खत्म हो जाते हैं, बचे 2 एटीपी वो संचित रहते हैं, शुद्ध एटीपी का निर्माण करते हैं वो। तो वहां से सवाल पूछा जाया था, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में शुद्ध कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। अब क्रेब्स चक्र में आते हैं। क्रेब्स चक्र को किसने खोज की थी, हैंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, इसमें जो 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ था वो कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे क्रेब्स चक्र में पहुंच जाएंगे। क्रेब्स चक्र में क्रेब्स चक्र पायरुविक अम्ल की क्वालिटी ये है कि 1 पायरुविक अम्ल 18 एटीपी का निर्माण करता है। तो 2 पायरुविक अम्ल कितने निर्माण करेंगे, 2 पायरुविक अम्ल 36 एटीपी का। तो क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी का ऊर्जा का उत्पन्न होता है, 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर यहाँ से पूछ लेगा कि एक ग्लूकोज के 1 अणु से, है ना, ग्लूकोज के 1 अणु से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से पूरा हमारा ये हो गया श्वसन तंत्र, किस तरह हम गैसों को अंदर लेते हैं, किस तरह अंदर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कैसे अंदर पूरे शरीर के अंगों तक पहुँचता है, ये सारा हमने डिस्कस किया यहाँ से। और अब यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में नया टॉपिक लेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और अच्छी वीडियो बना सकें। और कल टेस्ट के बारे में बता रखा है, कल 1 बजे से टेस्ट है, सभी आएँ, और कोशिश करूँगा मैं लाइव आने की वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।